नॉर्मल का सीमांत या टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इसको समझिए। सीमांत वेग क्या है? सीमांत वेग, सीमांत वेग, ठीक है ना। वेग तो आप समझते हो ना, वेग, वेलोसिटी। अब सारी चीजें आपकी किस में चल रही है? श्यानता में, ठीक है ना। एक चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया वो प्रत्यास्था में था, ये वाला चैप्टर आपका श्यानता में चलेगा, और फिर इसके बाद वाला चैप्टर हम उसको पृष्ठ तनाव में देखेंगे, ठीक है ना। तो श्यान सारी चीजें आप जो श्यानता का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो ना, उसी से कोरिलेटेड चीजें आपके साथ आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है सीमांत वेग क्या होगा। सीमांत वेग, आपने एक बहुत बड़े से कंटेनर में फिर एक छोटा सा आपने क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ वो गति करता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता है, ठीक है ना। धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद उसका वेग एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर वो आगे बढ़ेगा। तो वो जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेता है, पा लेता है, वही कांस्टेंट वेलोसिटी आपका क्या कहलाती है? सीमांत वेग। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए, बहुत बड़ा कंटेनर है, छोटे से कंटेनर की नहीं बात कर रहे हैं हम, एक बहुत बड़े कंटेनर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा, ठीक है ना। उसमें आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, धीरे धीरे वो क्या करता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। इज दैट क्लियर? क्या पहले क्या होगी? बढ़ेगी, उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को पालेगा, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें द्रव भरा हुआ है, द्रव, कोई श्यान द्रव, श्यान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जली भरा है, लेकिन कोई भी जो भी द्रव है वो कैसा है? श्यान, ठीक है ना। श्यान समझते ना, जिसके पास विस्कोसिटी है, जो विस्कोसिटी के गुण को प्रदर्शित करता है, जो श्यानता के गुण को प्रदर्शित करता है, वो द्रव श्यान द्रव है, ठीक है ना। हाँ, शहद और जल भी, ठीक है ना, जल भी सभी द्रव होते हैं। हाँ, सभी द्रव श्यान द्रव होते हैं, लेकिन कुछ आदर्श द्रव अश्यान तथा असंपीड्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बोलो कि आपके पास एक वर्ड है आदर्श द्रव, तो आदर्श द्रव की डेफिनेशन ये हो जाती है कि वो द्रव जो अश्यान तथा असंपीड्य हो, जिनमें श्यानता 0 हो, ठीक है ना, जिनमें श्यानता या श्यानता गुणांक कैसा हो जाए? 0, तो वो द्रव आदर्श द्रव कहलाता है। आइडियल फ्लड्स, आइडियल लिक्विड कौन है? ऐसा है नहीं, पर डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। यदि आदर्शता की आप बात करो, कोई होता है आदर्श? कोई आदर्श नहीं होता। इसको देखिए, सीमांत वेग, हाँ, सीमांत वेग को समझिए अभी, ठीक है ना। कंटेनर में द्रव भरा हुआ है और वो द्रव आपका कैसा है? श्यान। आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया, ठीक है ना, उसका वेग बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट पर उसका वेग कैसा हो जाएगा? एक कांस्टेंट वेग के साथ फिर वो वेलोसिटी मूव करेगा, एक कांस्टेंट वेव के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, समझ रहे ना। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सीमांत वेग। क्या हो जाएगी? सीमांत वेग। नहीं समझ आ रहा है? फिर से देखो आप, अच्छा ये देखो कि आपने तालाब में आपने डुबकी लगाई, खुद से आप हम खुद को लेके चलते हैं, आप बहुत ऊंचाई से आप क्या है तालाब में कूद गए। नदी में कूदने के लिए नहीं बोलूंगी, आप बह जाओगे, ठीक है ना। मैं तालाब में कूदने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि तालाब का जो बाउंडेड रहता है, उसका जल कैसा है? बाउंडेड है। आप बहुत ऊंचाई से क्या है कूद गए, आप क्या पाते हो कि धीरे, पहले आप क्या करते हो? तेज एकदम से नीचे जाते हो, फिर एकदम आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब ये है कि घट या बढ़ नहीं रही, समझ है ना। जो आपने प्राप्त करी फिर उसी के साथ आप उसके तल तक पहुंचते हो, उसी के साथ आप उसके तल तक पहुंचते हो, ठीक है ना। तो फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी आप प्राप्त कर लेते हो वही क्या हो जाती है? सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी को आपको क्या करना है? उसका व्यंजक निकालना है, ठीक है ना। उस टर्मिनल वेलोसिटी का हम क्या निकालेंगे? व्यंजक। तो वो कैसे आएगा? यहाँ देखिए, आपने अब
देखिए इस ऑब्जेक्ट पर कई सारे बल काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, कई सारे बल। वो कौन कौन से बल हो सकते हैं? एक तो आपका श्यान बल हो सकता है, एक तो श्यान बल है, ठीक है ना, और एक यहाँ पर एक बल आपका उत्प्लावन बल यहाँ पर काम करेगा। उत्प्लावन बल समझते हैं? उत्प्लावन बल नहीं समझते? उत्प्लावन बल वो बल, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा इसके द्वारा जल हटाया जाएगा, और हटाया हुआ जल इस पर बल लगाएगा, ठीक है ना, वो कौन सा बल हो जाएगा? उत्प्लावन बल। तो वो एक उत्प्लावन बल वहां पे काम करेगा, उसकी दिशा आपको देखनी पड़ेगी, आपको श्यान बल की दिशा देखनी पड़ेगी। और एक और बल आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बल। तो ऐसे 3 बलों की दिशाएं देखनी पड़ेगी, फिर इनको क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे यदि आप गुरुत्वीय बल की बात करो, यदि आप यहाँ पर हम ये बात करें कि सिग्मा रो जी, थोड़ा सा समझिएगा, सिग्मा रो जी कैपिटल V स्मॉल v, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को समझिए, इन सारे टर्म्स को समझिए। सिग्मा आपका हो जाएगा द्रव का घनत्व, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि आपके पास जो आपने द्रव लिया है उसका घनत्व क्या है? सिग्मा, द्रव का घनत्व। रो क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का घनत्व, वस्तु का घनत्व। वस्तु का घनत्व। जी क्या हो जाएगा? वस्तु का आयतन, जो ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हो वो उसका आयतन हो जाएगा। कैपिटल भी लिखा है ना, वस्तु का आयतन। और स्मॉल v क्या हो जाएगा? वेग, सीमांत वेग, ठीक ना, वेग। ये हो जाएगी आपकी सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? और माना कि जो आप गोलाकार वस्तु ले रहे हो उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। ये सारे पॉइंट क्लियर? सिग्मा और रो में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सिग्मा आपका क्या है? द्रव का घनत्व। द्रव, ये जो द्रव भरा हुआ है यहाँ पर, ये उसका घनत्व है। रो किसका घनत्व है? वस्तु का घनत्व, ठीक है ना। रो किसका घनत्व है? वस्तु का घनत्व। अब यहाँ पर जिस वस्तु को आपने ऊपर से नीचे डाल दिया है गति करने के लिए, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया है, उस वस्तु पर 3 प्रकार के बल काम करेंगे, ठीक ना। कौन कौन से बल काम करेंगे? 3 बल। वो 3 बल कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, श्यान बल, श्यान बल काम करेगा, ठीक है ना। फिर क्या काम करेगा? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। और तीसरा आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बल। अब इनकी दिशाओं का हमें क्या होना चाहिए कि इनकी दिशाएं क्या होंगी? श्यान बल की दिशा क्या होगी? फटाफट बताइए। विपरीत। श्यान बल की दिशा हमेशा ही प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है ना। तो यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ गति कर रहा है तो श्यान बल ऊपर की तरफ रहेगा, ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका श्यान बल की दिशा क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ। श्यान बल की दिशा क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ। क्यों? इस साइड कैसे होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा ना, ऊपर लगेगा तो ऊपर को होगी। ऑब्जेक्ट आपका ऐसे जा रहा है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी प्रवाह की दिशा, उसकी प्रवाह की दिशा की बात, उसकी वेग की, उसकी प्रवाह की दिशा की बात कर रहे हैं, वस्तु की प्रवाह की दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो श्यान बल कैसा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ। गुरुत्वीय बल की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और उत्प्लावन बल की दिशा भी ऊपर की तरफ, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊपर से बल लगाएगा। उत्प्लावन बल की दिशा बताइए? नीचे की ओर। तुलसी, ऊर्ध्वाधर, इसकी दिशा बताइए उत्प्लावन बल की? मैं मानसिक ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर की ओर होगी, है ना। ऑब्जेक्ट
उन्हीं द्वारा हटाया गया पानी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। मैम वो भी तो बल लगा रहा है ऊपर से कि मैं वो पानी हटेगा वो ऊपर लगाएगा नीचे की तरफ लगाएगा जल लगाता है ऊपर वस्तु की ओर लेकिन वस्तु तो नीचे की ओर वाली बस तू नीचे की ओर जा रही, बल ऊपर की तरफ, बल जैसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक ना। द्रव जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के बलों को अब हमें क्या करना है, कोरिलेट करना है। इन तीनों प्रकार के बल को हमें संतुलित करना है और टोटल बल की बात करनी है, ठीक ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल बल की बात करनी है। तो श्यान बल कितना रहता है आपके पास, सिक्स पाई ईटा आर भी, ठीक ना। श्यान बल हो जाएगा आपका 6 पाई ईटा आर भी। स्टोक्स के नियम से ले लेंगे, स्टोक्स के नियम से 6 पाई ईटा आर भी। उत्प्लावन बल ये कितना हो जाएगा, उत्प्लावन बल V रो G, ठीक है ना। कैपिटल V रो कैपिटल V और इसके बाद आयतन गुरुत्वाकर्षण द्रव का घनत्व लेंगे तो आपका हो जाएगा V सिग्मा G, ठीक है ना। कैपिटल V सिग्मा G और गुरुत्वीय बल लगना है वस्तु पर, तो वस्तु पर लगने वाला घनत्व और वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, जी। तो ये हो जाएगा आपके पास रो जी वस्तु का घनत्व V रो G। इन सबको आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे और आपका जो है निकल आएगा। चलिए करिए, मैम ये गुरुत्वीय बल क्या है? चलो नोट करो फिर अपन करते हैं इसको। हेडिंग दीजिए सीमांत बल, बल या वेग, सीमांत वेग, सीमांत वेग सीमांत, ये पूरा हेडिंग दे दो ना और इसको नोट करिए। वो एक ही है अनंत सीमा। लिखिए, जब किसी सूक्ष्म वस्तु को, जब किसी सूक्ष्म गोल वस्तु को जब किसी सूक्ष्म गोल वस्तु को किसी श्यान द्रव में, किसी श्यान द्रव में ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिराया जाता है तो ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर, नीचे की ओर गिराया जाता है तो प्रारंभ में गोले पर, प्रारंभ में गोले पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण, प्रारंभ में गोले पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिससे उसका वेग बढ़ता जाता है, जिससे उसका वेग बढ़ता जाता है, के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसका वेग बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। परंतु कुछ दूरी नीचे गिरने के बाद, परंतु कुछ दूरी नीचे गिरने के बाद, गिरने के बाद उसका वेग, उसका वेग नियत हो जाता है। नियत हो जाता है। फिर गोला इसी नियत वेग से
फिर गोला इसी नियत वेग से द्रव में गिरता है, ठीक है ना। फिर गोला इसी नियत वेग से द्रव में गिरता है। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। देखो हमारे मॉनिटर सब बता देती है, कहीं कहीं तो टीचर्स काउंट करते होंगे, हमारे यहाँ क्या है मॉनिटर बताती है उसी की। जब हम नहीं, आप तो इससे पूछो कितना चाहिए, उसके सिग्नेचर भी मान्य है। और समझ रहे तो कैसे कांटेक्ट कर दी हम तो कल से उसी से लेना जानकारी। हमने नहीं कर दिया पर कहता ठीक है, तो इसे सीमांत वेग कहते हैं। देखिए एक लाइन दो लाइन की बात है, समझ जाना चाहिए, इसमें बहुत अधिक डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने डाला, वेग पढ़ा, फिर एक नियत वेग वो जो पा लेता है, फिर उसी नियत वेग के साथ वो आगे बढ़ता है, सीधी बात। और वही जो नियत वेग है वही क्या हो जाता है आपका सीमांत वेग, ठीक है। हेडिंग कीजिए अब नेक्स्ट, सीमांत वेग के लिए सूत्र की स्थापना। कुछ समय पश्चात उसका वेग लिया था। मैं आप पहले ये नहीं कह रही थी कि वो पहले वायु में रहता तब उसका वेग बढ़ता है। वायु में मैंने कब बोला, जल में नहीं बताया, ये जल में आते जा रहा, फिर यहाँ उसका वेग सीमांत हो गया। ये बात नहीं हुई थी तो फिर वायु में कहाँ होगा, वायु में तो है ही नहीं, डायरेक्ट पानी में जा रहा है, द्रव में जा रहा है, फिर सूर्य में आगे बढ़ेगा और फिर उसका वेग बढ़ जाएगा, तो वही वेग सीमांत वेग है। चलिए लिखिए सीमांत वेग के लिए सूत्र की स्थापना। लिखिए सीमांत वेग के लिए सूत्र की स्थापना। नोट करिए, जल्दी करिए, खत्म करिए इस टॉपिक को, है ना। रीडिंग लिखिए, बस बस बस, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए अब मुझे इस पे। आगे बढ़िए। माना एक सूक्ष्म गोला किसी श्यान तरल में, माना एक सूक्ष्म गोला किसी श्यान तरल में गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। ठीक है ना। माना द्रव का श्यानता गुणांक ईटा, ठीक है। माना क्या, ये तो है ही, माना द्रव का श्यानता गुणांक ईटा, माना द्रव का श्यानता गुणांक ईटा तथा घनत्व सिग्मा है, द्रव का घनत्व सिग्मा है, ठीक है ना। ये हमने द्रव की बात कर ली, कि द्रव का श्यानता गुणांक ईटा तथा द्रव का घनत्व सिग्मा है। आगे अब हम किसकी बात करेंगे, गोले की। तो माना गोले की त्रिज्या r, स्मॉल r, ठीक है ना, तथा घनत्व रो है। गोले की त्रिज्या r और गोले का ही घनत्व क्या है, रो। ये इस तरीके से रो, ठीक है। आगे गोले का आयतन कैपिटल V, ये भी ले लो, गोले का आयतन कैपिटल V, ठीक है ना। गोले का
गुरुत्वीय बल में लिखिए, गुरुत्वीय बल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कैपिटल वी रो जी, ठीक है ना, कैपिटल वी रो जी, गुरुत्वीय बल वी रो जी, सिग्मा, ये जो रो क्या बता रहा है आपको? अच्छा, आप लोग गुरुत्वीय बल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था? नहीं, अभी आप गुरुत्वीय बल को क्या समझते थे? गुरुत्वीय बल इक्वल्स टू mg, ठीक है ना, mg समझते हो ना? यस मैम, mg समझते हैं, mg, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। तो द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन, ठीक है ना। घनत्व कितना है रो और आयतन कितना है बी। द्रव्यमान की जगह आप क्या लिख सकते हो? रो बी, और जी एज इट इज रहेगा। तो द्रव्यमान की जगह आप क्या लिख सकते हो? रो बी, और घनत्व आपका ये जो कितना रहेगा, इसलिए बी रो जी। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए, ये हो गया आपका गुरुत्वीय बल। लिखिए ना आगे, वी रो जी, जहां कैपिटल वी गोले का आयतन, जहां कैपिटल वी गोले का आयतन एंड वी इक्वल्स टू गोले का आयतन कितना हो जाता है? गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई आर, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे करिए, उत्प्लावन बल या उछाल बल या उच्छेद बल, ये सब एक ही है, ठीक है ना। इसकी दिशा नहीं दी अपन ने, इसकी दिशा ब्रैकेट में लिख लो, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ब्रैकेट में लिख लीजिए दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो, उच्छेद बल या उत्प्लावन बल एक ही बात है, ठीक है ना। तो उच्छेद बल इक्वल्स टू उत्क्षेप, उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल आपका हो जाएगा कैपिटल बी सिग्मा जी। ये भी कैसा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर करते चलिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। फिर तीसरे में डालिए और लिखिए श्यान बल, लिखिए श्यान बल कैपिटल एस 6 पाई ईटा आर बी। इसकी दिशा भी दे दो, इसकी दिशा हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। आपको पता है कि उसकी दिशा के वेग की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बन रहा है सभी से। आगे करिए, लिखिए, स्पष्ट है कि गुरुत्वीय बल तथा उत्क्षेप बल स्पष्ट है कि गुरुत्वीय बल तथा उत्क्षेप बल ये बुक में गलत लिखा है, पता चीजें गलत हो रही है, बुक कंफ्यूज कर रही है, बुक में गलत लिखा है। क्या लिखा गलत? ये ऊर्ध्वाधर आपके नीचे की तरफ ही आना चाहिए। यस मैम, है ना। ये जो है ये चीज नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे मैं बस नीचे की ओर बल लगाई तभी तो वो पानी हट रहा। तो फिर देखिए या तो फिर आप
ऊपर की ओर और वो कैसा है नीचे की ओर। तो ऊपर ऊपर वाले एक साइड कर दो और नीचे नीचे वाले एक साइड कर दो। आपको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। संतुलित किस तरीके से होगा, हाँ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए अच्छा, मैंने लिखो, मैंने क्या बोला आपसे, स्पष्ट है कि गुरुत्वीय बल तथा उत्क्षेप बल के कारण गोले पर ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल, नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है ना। यदि ये आपके पास गोला है तो हम टोटल ऊपर की ओर लगने वाले बल की बात करेंगे और टोटल नीचे की ओर लगने वाले बल की बात करेंगे। टोटल की बात कर रहे हैं आपने जो लिखा ना कि ऊर्ध्वाधर बल, परिणामी बल मतलब इन दोनों के कारण लगने वाले परिणामी बल की बात कर रहे हैं। और जो परिणामी बल आपके पास आएगा उसकी दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ, ठीक है ना। जो परिणामी एक बल आपके पास, अभी इसको भूल जाओ, 6 पाई आरबी को पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। आप किस पर ध्यान दोगे, गुरुत्वीय बल और उत्क्षेप बल के पर ध्यान दोगे, ठीक है ना। एक बल आपका ऊपर की तरफ है और दूसरा बल आपका क्या है, नीचे की तरफ। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल नीचे की ओर, परिणामी बल माइनस कर दो ना इसको इसमें से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, परिणामी बल। एक ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ है। आपको क्या चाहिए, परिणामी बल, तो माइनस कर दीजिए इसको दूसरे में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परिणामी बल। करिए, V रो G माइनस V सिग्मा G, ठीक है ना। कैपिटल V ये हो जाएगा आपके पास V माइनस सिग्मा G। ऐसे करिए, रो माइनस सिग्मा G करिए, ये हो जाएगा आपका परिणामी बल और इसकी दिशा कैसी होगी, नीचे की तरफ। इसको क्या नहीं लेना है, उसको भी लेंगे ना, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कुल बल आपके पास कितना आ गया, V रो माइनस सिग्मा G, और ऊपर की तरफ बल क्या है, 6 पाई ईटा RV, ठीक है ना। इसके बाद हम कुल बल की बात करेंगे। इधर तक करिए, फिर बात कर रहे हैं। हो गया, हाँ बनाइए। हो गया, आगे करिए, बाद में करिएगा बाकी का। लिखिए आगे, जब गोला अनंत वेग प्राप्त कर लेता है तो, जब गोला अनंत वेग या सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है तब, ठीक है ना, तब श्यान बल, लिखिए तब नीचे की लाइन में श्यान बल ऊपर की ओर बराबर गुरुत्वीय व उत्क्षेप बल का परिणामी बल, गुरुत्वीय व उत्क्षेप बल का परिणामी बल।
6 पाई eta r। यस मैम। कैपिटल बी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रख के सॉल्व करिए। किसकी जगह? बी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब आप सॉल्व करिए और बताइए कितना आया। बन जाएगा ना टॉपिक ये? मैम आ गया है 4/3 r स्क्वायर। देखिए एक आर से आपका आर कैंसिल होगा ये पाई से पाई 4/3 पाई से पाई कैंसिल करिए 2 दूनी 4 2 दिया 6 तो ये 3 नीचे जाएगा है ना ये वाला 3 नीचे जाएगा मैम, हो हो जाएगा। जाएगा 2/9 हम 2/9 r स्क्वायर r स्क्वायर कोष्ठक में रो माइनस सिग्मा जी 2g कहां से जाएगा? जी करते थीटा ईटा ठीक है ना बन जाएगा खत्म टॉपिक ठीक है ना। स्मॉल v इक्वल टू अपने पास आ गया है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस g अपॉन 9 ईटा ठीक है ना 9 ईटा फाइनल सूत्र है। ये फाइनल सूत्र है अपने पास। ये हो जाएगा अपने पास फाइनल सूत्र ठीक है ना। आ गया। अब सूत्र को देख के आपको बताना है कि उपरोक्त सूत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर ठीक है ना, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। एक एक करके बताइए, सब एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बताइए। घनत्व एक एक करके बताइए, फिर से खड़े होकर एक एक करके बताइए। क्रम से पहले पाई अरे r से शुरू। हाँ आर स्क्वायर हाँ बताइए, बोलो खुशी। बोला क्या? आपको ये बोलना है कि सीमांत बल यानी कि आपको ये बोलना है कि सीमांत वेग गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सीधा बात हुई ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होता है या आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है ना ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया कि v जो है गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट सीमांत वेग g के समानुपाती होता है ठीक है। अगला पॉइंट ठीक है ना, दोनों के अंतर के समानुपाती होता है। जो है आपका v समानुपाती रो माइनस सिग्मा v समानुपाती होता है बनेगा। चलिए नेक्स्ट वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। हेडिंग लीजिए धारा रेखीय विक्षुब्ध प्रवाह। मैम ये लिख लेना बाद में अपने मन से लिखना ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन ओके मैम। ठीक है ना। लिखिए विक्षुब्ध प्रवाह या फिर आपका धारा रेखीय प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह, स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट लाइन। ये साफ कर दो। क्या है धारा रेखीय प्रवाह? आप ही बता दो धारा रेखीय का क्या मतलब होता है।
धारा रेखी स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक ही तल पे धारा बहती है। प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह। जो धारा है वो एक ही रेख में प्रवाह कर रहा है। वही तो रवानी धारा है वो एक रेखा में प्रवाहित हो रही है। कौन सा प्रवाहित बहुत ही डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास में। धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी, स्ट्रीम REAM, स्ट्रीमलाइन, और प्रवाह को बोलते हैं क्या? फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको एक ही रास्ता को फॉलो करना है, ठीक है ना, एक ही रास्ते को फॉलो करना है। जहां से मैं निकल रही हूँ, फिर वहीं से आपको, फिर आपके बाद वालों को, फिर आप उनके बाद वाले, उनके बाद वालों को, सबको एक ही लाइन से गुजरना है। जैसे ये पथ आपने डिसाइड कर लिया, यहाँ देखिए, जैसे ये पथ आपने डिसाइड कर लिया, ठीक ना, फिर मैं भी इन पॉइंट से होते हुए निकल रही हूँ, मैं इन पॉइंट से होते हुए निकल रही हूँ, इसके बाद आप भी इन्हीं पॉइंट से होते हुए निकल रहे हो। तो हम लोग किस प्रकार के प्रवाह में हैं? धारा रेखीय प्रवाह में, ठीक है ना। धारा रेखीय प्रवाह मतलब सभी कण, उस द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करें, या फिर इन अदर वर्ड जिस पथ को या जिस कण पर, जिस बिंदु पर मैं निकल रही हूँ, उसी बिंदु पर बाकी सभी लोग भी उसी बिंदु से होते हुए गुजरे, मेरे बाद वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह हो जाएगा। समझ आया? एक भी मिलेगा। अब आपका एक भी मेगा दिखा, मतलब वो सरल रेखा में एक भी कहलाएगा ये, है ना। चलिए लिखिए, जब कोई तरल इस प्रकार बहता है कि, जब कोई तरल इस प्रकार बहता है कि उसका कोई भी कण ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करे, कोई भी कण ठीक उसी मार्ग पर गति करे, अनुसरण लिख लो, जो लिखना लिख लो, ठीक उसी मार्ग पर गति करे, हो गया। जिस मार्ग पर उससे पहले वाला कण, जिस मार्ग पर उससे पहले वाला कण चलकर आगे बढ़ा है, चलकर आगे बढ़ चुका है, चलकर आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो तरल के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तरल के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए इतनी छोटी सी बात पर, ठीक है ना। मुझसे कुछ मत पूछना, दोनों ही, ठीक है ना। बहुत अधिक डिस्कशन मत करिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जहाँ लगेगा कि हरी बड़ी बहुत बड़ी बात है, वहाँ डिस्कस करेंगे। विक्षुब्ध प्रवाह को लिख लो, विक्षुब्ध प्रवाह लिखिए। यदि तरल के प्रवाह में वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा होता है, यदि तरल का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा होता है, तो किसी भी बिंदु से गुजरने वाले तरल के कणों के
गति की दिशा, तरल के कणों के गति की दिशा निश्चित नहीं रहती है। तरल के कणों की गति की दिशा, ठीक है ना, तरल के कणों के गति की दिशा जो है निश्चित नहीं रहती है। इस प्रकार का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। विक्षुब्ध प्रवाह, सीधी बात, जो ऐसे टेढ़े मेढ़े कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा बह रहा, ऐसा बह रहा, ऐसा बह रहा, कहीं भी बह रहा है, दिशाएं क्या है, निश्चित नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है ना। लिखिए होमवर्क, धारा रेखी प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर आपको खुद से करना है, ठीक है ना, कर लीजिएगा। धारा रेखी प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, होमवर्क पेज छोड़ दीजिए, एक पेज पूरा छोड़ दो। इसी में आप लोग धारा रेखी प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह के चित्र भी बना लेना, ठीक है ना। चित्र कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि धारा रेखी प्रवाह किसे कहते हैं और विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं, तो इसको आपको कैसा पूरा चित्र वित्र के साथ समझा देना, बच जाएगा। हाँ मैम, ठीक है ना। चलिए हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट एक पूरा पेज छोड़ो, उसमें आपको चित्र बनाना है और उसी में आपको इन दोनों में अंतर लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे, रेनॉल्ड संख्या, हेडिंग दीजिए रेनॉल्ड संख्या, बता दे रहे हैं ना, रेनॉल्ड संख्या लिखो पहले, ये साफ कर दो। रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड NOL है ना, रेनॉल्ड NOL, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। स्टोक आपके साइंटिस्ट थे, रेनॉल्ड आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, थे रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसी संख्या पर ही इन्होंने ये नंबर दिया है, रेनॉल्ड संख्या। अब ये रेनॉल्ड संख्या आपको बताएगी कि धारा का प्रवाह विक्षुब्ध है कि धारा का प्रवाह धारा रेखीय है, ठीक है ना। ये रेनॉल्ड संख्या, धारा का प्रवाह जैसे आपका ये होता है, आपके नल से जो पानी निकल रहा है वो विक्षुब्ध प्रवाह है, चारों दिशाओं में से फैल रहा है, ठीक है ना, नल का प्रवाह। लेकिन जो पानी सटक से बह रहा है, पाइप से होते हुए आता ना, पाइप में जो अंदर है वो कैसा प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह। नदी में जो जल बह रहा है वो धारा रेखीय है, नदी में जो जल बह रहा है वो कैसा है, धारा रेखीय। और जो यहाँ वहाँ फैल जाए, जैसे नल बौछार, जैसे आप फाउंटेन में पानी निकल रहा है, तो वो कैसा है, विक्षुब्ध, उसकी दिशाएं अलग अलग है कि नहीं, तो वो प्रवाह कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध। आगे बढ़े। अब ये देखिए रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बैठे रहिए आप लोग। रेनॉल्ड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और रेनॉल्ड ने ही बताया आपको कि प्रवाह धारा रेखीय है कि विक्षुब्ध है, ठीक है ना। मैम छुट्टी पर है, इसलिए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके पास पर्याप्त छुट्टियां हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा। इसके बाद अभी कल और परसों के बाद, आज और कल के बाद फिर दिवाली की छुट्टियां लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ेंगे। नोट करिए रेनॉल्ड संख्या, लिखिए जब प्रवाह का वेग, जब प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग, जब प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग, ऐसे लिखना है, ठीक है ना।
क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ब्रैकेट बंद करने के बाद जब धारा का वेग, जब प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है, इसके बाद लिखिए ब्रैकेट के बाद से कम होता है, प्रवाह का वेग पूरा मैंने बोर्ड तक पे लिख दिया, से कम होता है, से कम होता है तो प्रवाह धारा रेखीय होता है, तो प्रवाह धारा रेखीय होता है, तथा जब प्रवाह का वेग, प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है, क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तो प्रवाह विक्षुब्ध होता है, तो प्रवाह विक्षुब्ध होता है। ठीक है ना, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, VC पर। VC यदि कैसा है, अधिक, एक निश्चित वेग से अधिक है VC, तो प्रवाह कैसा है आपका, विक्षुब्ध, और उससे कम है तो प्रवाह कैसा हो जाता है आपका, धारा रेखीय। ठीक है ना, आगे लिखिए। रेनॉल्ड के अनुसार, रेनॉल्ड के अनुसार किसी क्षैतिज केस नली में, केस नली बता दूंगी मैं, केस नली एक बहुत ही सूक्ष्म नली होती है, बाल के कोटि की, जो अपने बाल होते हैं ना उनकी हेयर्स की कोटि की होती है, मतलब इतनी पतली, उसे केस नली बोलते हैं। हाँ, वो बाल केस बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, उसी वहीं से आया है केस नली। ठीक है ना, तो रेनॉल्ड के अनुसार किसी क्षैतिज केस नली में द्रव के प्रवाह के लिए, द्रव के प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, क्रांतिक वेग, पहला हो जाएगा आपका द्रव के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर, तो इसमें लिखिए क्रांतिक वेग, हाँ क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, केस नली की त्रिज्या पर दूसरा, ठीक है ना, केस नली की त्रिज्या पर लिख लीजिए अपने मन से,
संख्या। इज दैट क्लियर? के, ठीक है ना? चलिए क्लास इज डिसमिस, बंद कर दीजिए इसे।